Online class, audible, visible. Okay. हाँ जी भाई, जल्दी बैठो। लास्ट में तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुम। क्या दिया टेस्ट में? सुनाओ। तेरे को देख के नहीं हंसी, कृति खड़ी थी पीछे, उसको हंसी थी। ये वाली भी नहीं हो रही? हो गई ना? क्यों? हाँ भाई आगे बोल। बैठ जा। आप मैं क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? बेनिफिट्स। सिट डाउन। हाँ जी भाई। तुझे नहीं बोला, उसे बोला था। सुना? हम्म। इसके बाद तनिष्क से सुनूंगी।
स्ट्रिंजेंट। बैठ जा। कहाँ पढ़ा था सुबह आपने, कहाँ छोड़ा था? अगला पॉइंट क्लास में हम लोग टेस्ट में तुम्हारा है पब्लिक क्लाउड। हो गया पब्लिक प्राइवेट क्लाउड। हाँ कल सुना लूँ। मेरे को कोई ऐसे याद थोड़ी रहता है पर्टिकुलरली। तनिष्क को तो तूने टारगेट करवा रखा है। क्यों नहीं सुना? इस मैंने सुना हुआ है। जब 5 दिन कोई एक बात बताऊं, जो बच्चा ये पढ़ के सोच के नहीं पढ़ के आ रहा है, जिसका नंबर नहीं लग पाता है, वो खुद के साथ ही गलती कर रहा है। ठीक है, तो तू टेंशन मत ले हर्ष, तू पढ़ के आ रहा है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। समाज सेवा है ना, कितनी चिंता है तनिष्क की तुम्हें। ओके क्लास, प्राइवेट प्रॉपर्टी बाद में देख लेंगे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। पेज नंबर 35, कंट्रोल्स, चैप्टर नंबर 4, ऑडिट का इंटरनल कंट्रोल्स पढ़े थे। डेफिनेशन कौन बताएगा? आगे ओके क्लास, बिल्कुल रीड करो डेफिनेशन क्या लिखी है। तनिष्क रीड हो गया? पैंतीस लिखा था यहाँ पे। कंट्रोल के डेफिने हाँ इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ ली हम लोगों ने, सेम लिखी है, कुछ अलग तो नहीं दे दिया। गुड। अब देखो अगला पॉइंट, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा और बाद में बोला ये एग्जाम्पल डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कल के क्लास में एग्जाम्पल डिटेल में आ जाएगा, हम लोग तब पढ़ेंगे इसको। एग्जाम्पल क्रॉस करते हुए आगे चलते हैं। तुमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि हमारे पास कंट्रोल्स 3 तरीके के होते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड। नीचे ऐसे लिखो और लिखो, कंट्रोल 3 टाइप के होते हैं। कंट्रोल्स इन आईटी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। 3 तरह के कंट्रोल कौन से हैं? मैनुअल, ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड।
कितने टाइप के कंट्रोल्स होते हैं? 3। पहला कौन सा है? मैनुअल। दूसरा कौन सा है? ऑटोमेटेड। तीसरा कौन सा है? सेमी ऑटोमेटेड। पढ़ लिए 3 टाइप के कंट्रोल्स। डिटेल नहीं है इसके अंदर याद करने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट दे रखा है इन्होंने एग्जाम्पल में सब वर्ड्स उठा के दिए हुए हैं। हमें सिर्फ 3 हेडिंग्स याद रखनी है। 3 हेडिंग्स में क्या लिखा है? कितने टाइप के कंट्रोल्स हैं? हाँ जी, कि अंदर का जो कंटेंट है वो एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है जो ऊपर दे रखा था। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल। आईटी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है? आईटी कंट्रोल इसलिए इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि आप क्या कर सको? इनेबल करते हैं एंटरप्राइज को अचीव करने में उसके ऑब्जेक्टिव, और हेल्प करता है मिटिगेट करने में रिस्क। यही इसके क्या लिखे हुए हैं? एडवांटेज। ये एडवांटेज तो ऑडिट में पढ़ के रट्टे मार लिए होंगे, अभी तक में रट गए होंगे ना ये 2 बातें तो, कि इंटरनल कंट्रोल एंटरप्राइज को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है और रिड्यूस करवाता है एनी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ईदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पढ़ी थी ना ये बात? तो यहां से ये वही बात हमें दे रखे हैं। फिर बोला अप्लाइंग आईटी कंट्रोल। हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं कंट्रोल होते हैं 2 टाइप के, एक होता है जनरल कंट्रोल्स और एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स वो कंट्रोल होते हैं जो सब पर लगते हैं, और इंक्लूडिंग एप्लीकेशन कंट्रोल्स, और एप्लीकेशन कंट्रोल वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं। तो कॉमन क्लासिफिकेशन दे रखा है किसका? हमें कंट्रोल्स का। कंट्रोल हमने देखा तो आईटी में है 2 तरीके के, वो कौन कौन से? जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जो जनरल कंट्रोल्स है वो इस नेचर, मैक्रो नेचर, मैक्रो मतलब ब्रॉडर टर्म हो गई है, जो एप्लीकेबल है ऑल एप्लीकेशन एंड डेटा रिसोर्सेज। लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर ही लगते हैं। कुछ याद आ रहा है? ऑडिट का ही कहा है, क्योंकि EIS में तो चैप्टर 6 है ही नहीं। हम लोग ना अभी ऑडिट के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। क्या नहीं आया? ये ऑडिट में पढ़े थे। कंट्रोल 2 टाइप्स के होते हैं आईटी पे लगने वाले, चैप्टर 6 में। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तनिष्क सच में याद आया? निकाल के देख ले नोट्स, संतुष्टि ले लो, आगे आ जाओ। क्यों? और नहीं हो तो तू खिलाएगा। कंट्रोल्स एप्लीकेबल और आईटी की बात चल रही थी। मैं करी जाकर रही हूँ। बोर हो जाता है एक जगह पे बार बार जाके। भाई आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का कंटेंट दिखा तो कहाँ लिखा है? कंटेंट वैसे जनरल कंट्रोल्स लिखे हैं, ठीक है, और एक लिखे हैं एप्लीकेशन कंट्रोल।
वो दोनों को मिक्स करके तो लिखा हुआ है। चल कोई बात नहीं। अपने पास यहाँ दो ही कंट्रोल दे रखे हैं, कौन कौन से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, और दूसरा कौन सा दे रखा है? एप्लीकेशन कंट्रोल। पहले कंट्रोल का नाम इन्होंने क्या लिखा हुआ है अपने पास में? जनरल कंट्रोल। तो जनरल कंट्रोल वो कंट्रोल है जो हर किसी पर एप्लीकेबल होंगे। हम इन कंट्रोल्स में से 5 कंट्रोल्स को याद करेंगे। कितने कंट्रोल याद करेंगे? 5 कंट्रोल याद करेंगे। फटाफट से आ जाओ, 5 कंट्रोल सेलेक्ट करवा देती हूँ। SLA कौन बताएगा? जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर के बीच में होता है, जहां पे जो सर्विस स्पेसिफाई करी जाती है वही डिलीवर करवाते हैं। आपको कंट्रोल लगाना है सबसे पहले किसके ऊपर? SLA के ऊपर। पेज नंबर 39 पे लास्ट में लिखा हुआ है पॉइंट। वैल्यू एडेड एरिया ऑफ SLA। SLA वेंडर के साथ एंटर किया जाता है जो इंश्योर करवाता है जो सर्विसेज डिलीवर हो रही है जो पहले से स्पेसिफाई कर रखी थी। SLA में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, लिखा होता है ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है कि पहला जनरल कंट्रोल हम किस पे लगाएंगे? जो वैल्यू एडिशन हो रहा है किसकी वजह से? SLA की वजह से। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट आपका एंटर किया जाएगा इनके साथ, ताकि आप इंश्योर कर सको कि सर्विसेज वही डिलीवर हो रही है जो आपको बोली गई थी। क्लियर है? अगला है इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। वर्ड को ध्यान से सुनना। कोई अगर इंसिडेंट हो गया तो उसे रिस्पॉन्स और मैनेज कैसे करोगे? कंप्यूटर रूम है, मानो सर्वर फेल हो गया। सर्वर फेल होना एक इंसिडेंट है। सर्वर फेल हो गया, बहुत सारे सर्वर है, अगर एक फेल हो गया तो दूसरे सर्वर से काम कर लेंगे, तो ये उसका क्या हो गया? रिस्पॉन्स और मैनेजमेंट। अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाता है जो जैसे कि फेलियर ऑफ IT, तो इस इंसिडेंट को कैसे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करोगे और मैनेज करोगे एज पर प्री डिफाइंड पॉलिसी। तो कंट्रोल क्या है कि अगर कोई भी तरीके का इंसिडेंट हो जाता है तो वो इंसिडेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा। क्लियर है बात? तो पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा था? वैल्यू एडेड एरियाज ऑफ SLA। सेकंड पॉइंट कौन सा देख रहे हैं? इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। फिर यहाँ पे बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बता दिया ये सर्विस है, ये सारी सर्विस देंगे, तो एक तरीके से ये SLA वैल्यू एडिशन करवा रहा है काम के अंदर कि जो बोला गया है वो हो रहा है उस हिसाब से। अब आ गया काई ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल्स, CAI। काई ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल्स। कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता था? डेटा शुड बी अवेलेबल ओनली टू द पर्सन हु हैव राइट टू सी। अवेलेबिलिटी का मतलब जब डेटा मांगा जाए तब अवेलेबल। और इंटीग्रिटी मतलब कोई भी अनऑथराइज चेंज डेटा में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात लिख के दे रखी है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द डेटा फाइल। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करी जाती है या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि वो इंश्योर कर सके। CAI किसकी? इंफॉर्मेशन की। डेफिनेशन सेम लिखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में थी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है कि डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल सिर्फ उस पर्सन को जिसके पास राइट टू सी है। इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कोई भी अनऑथराइज चेंजेस डेटा में नहीं आएंगे। और अवेलेबिलिटी का मतलब है अवेलेबल होना इंफॉर्मेशन टू द यूजर व्हेन रिक्वायर्ड। 3 पॉइंट्स देख लिए। पहला पॉइंट कौन सा लिखा था? दूसरा, तीसरा, अगला पॉइंट देखो, बैकअप एंड रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। वही वाली बात। अगर फ्लिपकार्ट का सर्वर अभी कुछ टाइम पहले ना ट्विटर को छोड़कर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सबके सर्वर डाउन हुए थे, याद है कुछ? एक ट्विटर का सर्वर डाउन हुआ था जिसकी वजह से करोड़ों का लॉस हुआ था।
अगर न्यूज पूरी देखी हो तो, सिर्फ 2-3 घंटे सर्वर डाउन होने की वजह से। क्यों? क्योंकि उन लोगों का बिजनेस क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो अगर एक सर्वर फेल हो गया तो मैं दूसरे सर्वर से कनेक्ट करके काम परफॉर्म करवा दूंगी, इससे बिजनेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा बिजनेस इससे, कंटिन्यू। बैकअप, रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। क्या बोला, बैकअप, रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। हैवी डिपेंडेंस ऑन आईटी एंड क्रिटिकली मेक्स इट इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। डेट रेजिलियंस होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन। रेजिलियंस का मतलब क्या होता था, बैक टू नॉर्मल। क्लाउड्स में पढ़ा था ना रेजिलियंस, बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल कैसे होगे, जब आपके पास क्या मिल जाएगा, अगर बैकअप मिल जाएगा तो आप इंश्योर करोगे कि बिजनेस कंटिन्यू बेसिस पे काम परफॉर्म करता रहेगा। क्लियर है बात। इसके बाद में ये वाला पॉइंट तो सेम आ गया था अपने पास में। फिर यहां से 3 पॉइंट उठाओ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। कभी फ्लिपकार्ट वगैरह में अगर गए हो या व्हाट्सएप वगैरह में, तो सेटिंग्स में जाकर वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखा होता है, कभी देखा है। उस प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करो तो एक नया पेज ओपन हो जाता है, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन को हमने, इन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट है। जो किसने बनाई है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हम तुम्हारी इंफॉर्मेशन के साथ में क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम नहीं कर सकते, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं उसको। वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, मतलब इंटेंशंस की स्टेटमेंट है, जो सीनियर मैनेजमेंट ने बताया है कि कैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, कंपनी के इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है, इस पॉलिसी में रूल्स बताए हुए हैं, लॉ बताए हुए हैं कि कैसे तुम्हारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या बताया हुआ है कि किस तरीके से तुम्हारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है, प्रोटेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं। जैसे मेरा एड्रेस लिखा था फ्लिपकार्ट पे, तो उन्होंने लॉजिस्टिक वाले को दिया वो एड्रेस। समझ में आई बात। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। कौन, बाय द सीनियर मैनेजमेंट, जो क्या बता रहा है कि किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे उसे मैनेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। किससे, एसेट। जो डेटा और इंफॉर्मेशन होता है वो कंपनी का यूजफुल एसेट होता है। हमने एसेट की डेफिनेशन में डेटा पढ़ा था ना। अब देखो अगला कंट्रोल। कंट्रोल का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन। ये तरीके से कंट्रोल, एक एक्स्ट्रा पढ़ ले कुछ नहीं होता, ये तरीके से कंट्रोल ही तो है। क्या कंट्रोल है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही काम करेगा। कैसे पता चलेगा पर्सन ऑथराइज्ड है, उसके पास यूजर आईडी होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेस और ऑथेंटिकेशन। एक्सेस कंट्रोल एक मेजर है जो इंश्योर करता है खाली ऑथराइज्ड पर्सन ही एक्सेस करेगा सिस्टम को और वही एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर। एक्सेस कंट्रोल भी एक तरीके का क्या है, कंट्रोल। फटाफट से 5 या 6 कंट्रोल्स को रीड करो, फिर अगला कंट्रोल पढ़ते हैं क्या लिखा है।
रीड हो गए? हाँ जी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी बिल्डिंग में आग लग गई, वो इंसिडेंस है, उसको रिस्पॉन्स कैसे दोगे? आग बुझाओगे और कैसे उस आग से बाहर निकलोगे, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स देना और मैनेज करना। ऐसे ही आईटी डिपार्टमेंट में इंसिडेंट क्या हो सकता है कि आईटी सिस्टम फेल हो गया, फिर उसको रिस्पॉन्स और मैनेज वैसे ही करना जैसे तुमने पहले डिसाइड कर रखा था। हाँ जी, अगर डेटा का पूरा बैकअप, हम लोग डिपेंडेंट है आईटी के ऊपर, और इम्पोर्टेंट है कि रेजिलियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन का। रेजिलियंस मतलब बैक टू नॉर्मल होना चाहिए, अगर बैक टू नॉर्मल होगा तभी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का 1 घंटे के लिए सर्वर डाउन हो गया, फ्लिपकार्ट का सर्वर डाउन, अगर फ्लिपकार्ट के पास कोई बैकअप ही नहीं है तो जब तक सर्वर ठीक नहीं हो तब तक फ्लिपकार्ट का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर बैकअप होगा तो बिजनेस का कंटिन्यूटी इंश्योर रहेगा। हो गया? अब आ जाओ एप्लीकेशन कंट्रोल्स पर। एप्लीकेशन कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर लगते हैं। ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ, क्या दे रखे हैं? डेटा को एडिट करना, सेपरेशन करना बिजनेस फंक्शन का, टोटल की बैलेंसिंग को सिर्फ एक बार रीड कर लेना क्या लिखे हुए हैं, सिंगल सिंगल वर्ड्स लिखे हुए हैं। इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट क्वेश्चन क्या है? की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल क्या है? की इंडिकेटर्स ऑफ इफेक्टिव आईटी कंट्रोल मतलब बताओ इस लाइन का। क्या बोले? हाँ, किस किस चीज से पता चलता है कि आईटी कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। अभी ऊपर हमने बात करी हमारे पास दो तरह के आईटी कंट्रोल्स हैं, जनरल और एप्लीकेशन। अब ये जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल ढंग से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चल सकता है? पहला पॉइंट, आपने काम को जैसा सोचा था वैसे ही एग्जीक्यूट कर रहे हो, अपग्रेड करने का सोचा था तो अपग्रेड भी कर पा रहे हो, तो इसका मतलब काम बिल्कुल जैसे सोचा था वैसे हो रहा है, मतलब पूरा कंट्रोल्स के हिसाब से चल रहा है। आपके पास में एबिलिटी है एग्जीक्यूट करने का और प्लान करने का न्यू वर्क, जैसे कि अपग्रेड करना जो सपोर्ट कर सके नए प्रोडक्ट और सर्विस को। एबिलिटी है क्या करने का? एग्जीक्यूट करने का और प्लान करने का नए काम को, जैसे सिस्टम अपग्रेड वगैरह करना एज पर रिक्वायरमेंट। अगला पॉइंट, तुमने कहा था कि कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सॉफ्टवेयर 2 महीने के अंदर बनेगा और 5 लाख रुपए में बनेगा। अगर ये काम बिल्कुल इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ, मतलब काम कंट्रोल में चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिलीवर करा ऑन टाइम और विद इन द बजट, जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही करा। एलोकेट किया रिसोर्सेस को जैसा प्रिडिक्ट किया था, मतलब जैसा सोचा अगर वैसा काम हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोल्स आर वर्किंग प्रॉपरली। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? सिस्टम तुम्हें कंसिस्टेंट और रिलायबल तरीके से क्या दे रहा है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंट रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी सर्विसेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आईटी की इंफॉर्मेशन और हर एक सर्विसेज कंसिस्टेंट और रिलायबल तरीके से अवेलेबल है, कंपनी को भी, कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स को भी।
क्लियर कम्युनिकेशन है कि की इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपने ये इंडिकेटर्स जो हम पढ़ रहे हैं क्लियरली कम्युनिकेट कर रखे हैं, तो ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो अगेंस्ट द वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट, तो ये भी एक तरीके का क्या है, आप अपने काम को रिकवर कर पा रहे हो किसी भी डिस्टरबेंस से, तो ये भी अपने आप में क्या है, इंडिकेटर। जैसे कोई फेलियर है, तुमने अपने आप को रिकवर कर लिया, तो इंडिकेटर है काम अच्छे से चल रहा है, तुमने प्रोटेक्ट करके रखा है, तुमने फेलियर आने ही नहीं दिया, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इंडिकेटर है। कस्टमर सपोर्ट सेंटर जो है एफिशिएंट तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक तरीके का क्या है, इंडिकेटर है। हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम अप्लाई होते जा रहे हैं। अगर ये सब चीजें हैं तो माना जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है। किन किन चीजों के होने पर माना गया था, पहला पॉइंट, जो प्लान किया था प्लस एग्जीक्यूट हो रहा है प्लस चीजें अपग्रेड हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा था कि प्रोजेक्ट जो था वो टाइम के अंदर और बजट के अंदर पूरा हो गया था। थर्ड पॉइंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे सोचा था वैसे। सर्विसेज और इंफॉर्मेशन जब मांगी तब अवेलेबल हो रही थी। क्लियर कम्युनिकेशन है, आप सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो प्लस डेटा को रिकवर कर पा रहे हो। एफिशिएंट यूज हो पा रहा है आईटी के सपोर्ट सर्विसेज का, और क्लियर अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट हो रहे हैं। क्लियर है बात? फटाफट से रीड करो क्या लिखा है। हो गया लास्ट वाला पॉइंट। जैसे कि ना कंपनी के अंदर क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी यूजर्स है ना, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं उनके लिए, ताकि उन्हें सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस पता चले या सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करवाई जा सकती है वो पता चले। हाँ, इसमें यह है कि एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें हर बात पे ये बता रही हूँ कि पासवर्ड जरूरी है, पासवर्ड को हर 2 महीने में चेंज करना जरूरी है, ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना जरूरी, एक तरीके से कंट्रोल्स ही तो है, ताकि फ्रॉड होने से आप चीजों को रोक सको। अगर एम्प्लॉय एजुकेटेड होगा तो फ्यूचर में फ्रॉड नहीं होगा, तो फ्रॉड को प्रिवेंट किया तो फिर आपने तरीके से क्या लगाया है, ये कंट्रोल लगाया है। अब ऐसे 315 पढ़ा होगा तुमने, ऐसे का नाम बताओ क्या था? नाम क्या था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, किसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग करना था? एनवायरमेंट का, बिजनेस एंटिटी का, उसके एनवायरमेंट का और उसके इंटरनल कंट्रोल्स का। जहां पे कहा था इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोसेस जैसे डिजाइन किसने किया, टॉप मैनेजमेंट ने, जो इंश्योर करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, प्लस साथ में ये केयर पे ध्यान रखेगा, है ना, बताया था केयर क्लास में एक बार। ये डिफाइन क्या वही लिखी है, फिर नीचे इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव देखो वही लिखे हैं, CARE। हाँ,
C stands for compliance with applicable law. A stands for assets का safeguarding, reliable financial statement, effective and efficiency of operations. ये बातें कहां पढ़ ली थी? फिर हमने वहां पे उसके कंपोनेंट्स देखे थे इंटरनल कंट्रोल के, आईसी राम। वहां पे इंटरनल कंट्रोल के तुम्हारे पास में 5 कंपोनेंट्स लिखे थे, आई सी राम। आई था वहां पर इंटरनल एनवायरनमेंट, सी था देखो बताती हूं तुम्हें, ये रहे, रुक जा, शक नहीं करवा रही हूं। आई था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सी था तुम्हारे पास में कंट्रोल एनवायरनमेंट, आर है रिस्क असेसमेंट, ए है एक्टिविटीज और एम है मॉनिटरिंग। अब सुनो बात को, ध्यान से सुनो, इसमें भी वही लिखे हैं भाई 5, हेडिंग देख। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट देखे थे चैप्टर नंबर 5 में। मॉड्यूल ने 5 लिखे हुए हैं। अब सुनो बात को, अभी हम थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में हमने 8 कंपोनेंट पढ़े थे, किसके? ईआरएम के। वहां मैंने कहा था सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट को समझा था, फिर ऑब्जेक्टिव को सेट किया था, फिर इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। अब देखो बातों को, कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ा था, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव सेटिंग है नहीं लिखा हुआ, फिर इवेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, फिर रिस्क असेसमेंट है, फिर रिस्क रिस्पॉन्स नहीं है, कंट्रोल एक्टिविटीज है, कंटेंट सेम लिखना है। अब सुनो, यहां पे याद रखना इसमें सिर्फ आईसी राम है, इसके अलावा ये 3 पॉइंट्स नहीं है। अगर तुमसे ऐसे 315 के अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स पूछ लिए जाते हैं, वैसे तो पूछेंगे नहीं क्योंकि ये ऑडिट का टॉपिक है, इसको ऑडिट में ही पूछा जाता है, तुमसे तो ईआरएम के ही पूछे जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आ गया तो ध्यान रखना आईसी राम के अलावा 3 कंपोनेंट्स वहां पे और लिखकर दिए हुए हैं। क्लियर है? आई क्या था? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सी था कंट्रोल एनवायरनमेंट, आर था रिस्क असेसमेंट, ए था एक्टिविटीज और एम था मॉनिटरिंग। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ी थी, ये पढ़ा के बंद करवा दूंगी, खुश। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल कहता है कि हम किसी प्रॉब्लम को पूरा खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट कंसीडर करता है कि कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सीड नहीं करता बेनिफिट्स को। ऐसा हो सकता है कि जो खर्चा लग रहा है और जो बेनिफिट लग रहा है वो शायद एक दूसरे के लिए इतना कैपेबल ना हो। याद करो एक और पॉइंट, अनयूजुअल नेचर की ट्रांजैक्शंस हो जाती थी जिसके लिए कंट्रोल हम बनाते ही। अगला पॉइंट, पॉसिबिलिटी है कि कंट्रोल में कॉल्यूजन हो रहा है, लोग मिलकर या तो एम्प्लॉय या तो आउटसाइड पार्टी के साथ। पॉसिबिलिटी है कि जिसको एक्सरसाइज करने के लिए कहा था इंटरनल कंट्रोल, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया? एब्यूज किया। हमने किसी को इंटरनल कंट्रोल को सुपरवाइज करने के लिए कहा और उसी पर्सन ने इंटरनल कंट्रोल का मिसयूटिलाइजेशन कर दिया। मैनिपुलेशन बाय, ये कहां से टॉपिक उठकर आया है पूरा? मतलब कंट्रोल्स में ध्यान से सुन लो, हमें सिर्फ इंडिकेटर्स याद करने हैं, उसके अलावा कंट्रोल के पूरा टॉपिक कहां से आया है? ऑडिट में से। लेकिन इसका ना लिमिटेशंस पढ़ लेना, यहां से एक बारी पेपर में लिमिटेशंस आए हुए हैं।
रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस कल की क्लास में पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास, कोई डाउट? ऑनलाइन बच्चे कुछ नहीं कहते, लेते हैं, कहते ही मैसेज आता है साक्षी का।